हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी। आज की क्लास में पढ़ेंगे टाइप ऑफ डिमांड या फिर जिसे बोलते हैं डिमांड रिस्ट्रिक्शंस। इससे पहले वाली क्लासेस में मैंने आपको हर एक टॉपिक कंसिस्टेंसी से करवाया हुआ है। अगर अभी तक आपने मेरी लास्ट वीडियोस अटेंड नहीं की, कीजिए ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोज़ अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आपकी स्टडी जो बूस्टअप हो। सबसे पहले हम इसका मीनिंग पढ़ते हैं कि मीनिंग होता क्या है। टाइप ऑफ डिमांड या फिर डिमांड रिस्ट्रिक्शन। डिमांड एनालिसिस इज स्टडीड फॉर स्पेसिफिक पर्पस। कहते हैं कि जो डिमांड एनालिसिस हम करते हैं एक स्पेशल पर्पस के लिए करते हैं। जो मेन पर्पस होता है वो अटेन करना होता है बिजनेस के ऑब्जेक्ट को, क्योंकि जो मेन ऑब्जेक्ट होता है उसी को अचीव करने के लिए डिमांड का एनालिसिस किया जाता है। जो बिजनेस पीपल्स होते हैं are required to make a throughout study of demand analysis with a view to solving business problem। कहते हैं कि एक बिजनेस पीपल जो होता है क्या करता है, वो डिमांड एनालिसिस करता है, बिल्कुल अच्छे तरीके से एनालाइज करके चलता है डिमांड के रिगार्डिंग। मकसद क्या होता है उसका ऐसा करने का ताकि वो बिजनेस में जो प्रॉब्लम्स आ रही है उसको सोल्व आउट कर सके और बिजनेस के डिसीजंस ले सके। जो बिजनेस पीपल्स होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं गुड्स को, सर्विसेज को, उन गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं जिनकी मार्केट के अंदर ज़्यादा डिमांड होती है। क्योंकि अगर बिना सोचे समझे प्रोड्यूसर है गुड्स को प्रोड्यूस कर देगा तो वो हो सकता है मार्केट के अंदर सक्सेस हो और ना भी हो। अगर एक प्रोड्यूसर बिल्कुल अच्छे से एनालाइज करता है पहले डिमांड को, और जिस प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा होती है मार्केट के अंदर अगर वो उसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं तो चांसेस हैं ज़्यादा उसके प्रोडक्ट के सेल होने के। इन ऑर्डर टू स्टडी द डिमांड पोटेंशियल फॉर गुड। कहते हैं कि अब स्टडी करने के लिए डिमांड पोटेंशियल कितनी है गुड्स की, तो यहाँ पे क्लासीफाई किया गया बहुत सारे टाइप्स ऑफ डिमांड को। जैसे हम पढ़ेंगे डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड्स और प्रोड्यूसर गुड्स के बारे में, ऐसी बहुत सारी डिमांड है। मैं आपको एक एक करके इनके जो विद एक्सप्लेनेशन क्लियर करवाती हूँ। सबसे पहले हम कवर करेंगे जो कंज्यूमर गुड्स की डिमांड होती है और जो प्रोड्यूसर गुड्स की डिमांड होती है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होते हैं। जो कंज्यूमर गुड्स की डिमांड होती है और प्रोड्यूसर गुड्स की डिमांड होती है, दोनों अलग अलग होती हैं। कंज्यूमर में हम जैसे लोग आ जाते हैं जो क्या करते हैं, प्रोडक्ट को परचेज़ करते हैं और डायरेक्टली ला करके कंज्यूम कर लेते हैं, हम कंज्यूमर गुड्स के अंदर आते हैं। लेकिन जो प्रोड्यूसर्स गुड्स होती हैं ये वो गुड्स आ जाती हैं इनमें। जैसे प्रोड्यूसर सेक्टर जो होता है वो क्या करते हैं, मशीनें वगैरह ख़रीद के लेके आता है और उनका इस्तेमाल करके आगे कंज्यूमर के हिसाब से प्रोडक्ट को बनाता है और उसको आगे प्रोडक्ट को सेल करता है। वो आते हैं कंज्यूमर में, प्रोड्यूसर्स में। प्रोड्यूसर गुड्स और कंज्यूमर गुड्स दोनों अलग कैसे हैं। कहता सबसे पहले जो गुड्स एंड सर्विसेज फॉर फाइनल कंजप्शन आर कॉल्ड कंज्यूमर गुड्स। कहते हैं जो गुड्स फाइनल कंजप्शन के लिए होती हैं। फाइनल कंजप्शन का मतलब क्या होता है कि जिसे हम मार्केट से ख़रीदते ही घर पे ला के इस्तेमाल कर लेते हैं, उसमें कुछ फर्दर प्रोसेस करने की हमें ज़रूरत नहीं होती, वो होते हैं कंज्यूमर गुड्स जो फाइनल कंज्यूमर के लिए बनाई जाती है, फाइनल यूज़ के लिए वो तैयार होती हैं। दिस इंक्लूड दोज कंज्यूम्ड बाय ह्यूमन बीइंग सच एज, जैसे एग्जांपल के लिए आते हैं फूड आइटम, हम फूड लेके आते हैं आके कंज्यूम कर लेते हैं। ऐसे क्लोथ्स, यूटेंसिल्स होते हैं बर्तन, मेडिसिन्स होती हैं, टीचर की सर्विस, डॉक्टर एटसेट्रा। ऐसे जो एनिमल्स में आ जाते हैं, डॉग फूड हो गया, फिश फूड हो गया, बर्ड्स में आ जाते हैं ग्रेन्स एटसेट्रा। इन्हें क्या करता है कंज्यूमर, मार्केट से परचेज़ करके लाता है और डायरेक्टली इसको कंज्यूम कर लेता है। इन कॉन्ट्रैक्ट्स में प्रोड्यूसर गुड्स वो गुड्स होती हैं जो यूज़ की जाती हैं प्रोडक्शन करने के लिए अदर गुड्स को, जैसे प्लांट और मशीन खरीदी जाती है, फैक्ट्री की बिल्डिंग होती है, रॉ मटेरियल होता है, जो बिजनेस एम्प्लॉयज़ की सर्विस होती है, ये सारे किस में आते हैं, प्रोड्यूसर गुड्स में आते हैं। क्योंकि इनका इस्तेमाल करके प्रोड्यूसर क्या करता है, आगे फर्दर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करता है। डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड्स इज़ डायरेक्ट और ऑटोनमस। जो कंज्यूमर की गुड्स की डिमांड होती है वो डायरेक्ट होती है, ऑटोनमस होती है। डायरेक्ट का मतलब क्या है कि कंज्यूमर मार्केट से परचेज़ करता है प्रोडक्ट को और डायरेक्टली लाकर उसको कंज्यूम कर लेता है, उसमें फर्दर कोई प्रोसेस नहीं करता। लेकिन जो प्रोड्यूसर गुड्स की डिमांड होती है वो ड्राइव डिमांड होती है। ड्राइव डिमांड इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसके बाद उसको इस्तेमाल करके आगे फर्दर प्रोडक्ट को जो प्रोड्यूस किया जाता है, कहते वो किसके ऊपर बेस्ड होती है, आउटपुट की डिमांड के ऊपर बेस्ड होती है, इसलिए इसको ड्राइव डिमांड बोला जाता है प्रोड्यूसर गुड्स की डिमांड को। जो डिमांड होती है कंज्यूमर गुड्स की वो डिपेंड करती है मार्जिनल यूटिलिटी के ऊपर। जो डिमांड होती है प्रोड्यूसर गुड्स की वो डिपेंड करती है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के ऊपर। कंज्यूमर की डिमांड मार्जिनल यूटिलिटी के ऊपर इसलिए बेस्ड होती है, कंज्यूमर क्या करता है, गुड्स को परचेज़ करता है। आगे मैं आपको कंसेप्ट पढ़ाऊंगी मार्जिनल यूटिलिटी वाला भी।
मार्जिन यूटिलिटी का मतलब क्या होता है कंज्यूमेबल गुड्स में, जब एक कंज्यूमर गुड्स को प्रोड्यूस करता जाता है बार बार, जैसे उसकी वो एक्स्ट्रा यूनिट को कंज्यूम करेगा, उससे एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने से उसकी जो मार्जिन यूटिलिटी क्या होती जाती है, डाउन जाती जाएगी। ऐसे नेक्स्ट कहता है प्रोडक्टिविटी। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी किस कंसेप्ट में इस्तेमाल किया जाएगा, प्रोड्यूसर गुड्स में। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी में होता है कि जैसे जैसे हम एक्स्ट्रा कंज्यूम करते जाएंगे, मान लो लेबर को लगाते जा रहे हैं या फिर कोई अदर फैक्टर्स को यूज़ करते जाते हैं, वैसे वैसे क्या होता जाता है, प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी, डाउन चली जाएगी। जैसे मैं एग्जांपल के लिए देती हूँ आपको, अगर मान लो एक मशीन के ऊपर 2 लेबर की ज़रूरत है, अगर प्रोड्यूसर उसके ऊपर 10 लेबर लगा लेता है तो उसके इसमें क्या होगा कि प्रोडक्टिविटी बढ़ने की बजाय क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्योंकि जब एक लिमिट के बाद एक्स्ट्रा लगा दिया जाता है उसके ऊपर कैपेसिटी, एक्स्ट्रा मतलब जितनी कैपेसिटी होती है मशीन की, उससे एक्स्ट्रा उसके ऊपर लेबर लगा दी जाती है, उसके इसमें प्रोड्यूसर का प्रोडक्ट बढ़ने की बजाय क्या होता है, कम होना शुरू हो जाता है। तो उसमें प्रोड्यूसर के गुड्स के इसमें क्या लगती है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी आया। तो ये भी मैं आपको कराऊंगी आगे आने वाली क्लास में बच्चों ये मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या होती है, अच्छे तरीके से मैं आपको एक एक कंसेप्ट है जो क्लियर करवाऊंगी। आई होप कि आपको पता समझ में आ गया होगा जो मैंने आपको करवाया बच्चों। आई होप कि मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है उसको समझाने की। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन कहती है कि बायर जो होते हैं प्रोड्यूसर गुड्स के तो वो प्रोफेशनल्स होते हैं। जो बायर्स होते हैं प्रोड्यूसर गुड के, वो क्या होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं। देर एक्सपर्ट एंड दे कैन मेक डिस्क्रिमिनेशन प्राइस वाइज, क्वालिटी वाइज एंड आर सेंसिटिव टू सब्सिट्यूट। क्या जो प्रोड्यूसर गुड्स के बायर वो प्रोफेशनल इसलिए होते हैं क्योंकि वो एक्सपर्ट्स होते हैं, वो अच्छे तरीके से देखते हैं, चेक करते हैं, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, क्वालिटी देखते हैं, सेंसिटिव होते हैं सब्सिट्यूट प्रोडक्ट को लेकर के। जो मोटिव होते हैं प्योरली प्रॉफिट मोटिव होता है, क्योंकि जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनका मकसद क्या होता है, प्रोडक्ट को फर्दर यानी कि प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना और प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करके क्या करना, प्रॉफिट कमाना। तो उनका मकसद मेनली क्या होता है, प्योरली प्रॉफिट मोटिव होता है उनका। प्रोडक्ट नॉट फॉर द प्रोडक्ट सेक बट फॉर मेकिंग प्रॉफिट। कहते हैं जो प्रोडक्ट होता है वो मेनली किसके लिए बनाते हैं, वो प्रोड्यूसर सेक्टर प्रॉफिट कमाने के लिए बनाते हैं। देयर परचेज आर नॉट एट ऑल इन्फ्लुएंस बाय एडवर्टीजमेंट। कहते हैं उनकी परचेज सिर्फ इन्फ्लुएंस एडवर्टीजमेंट से नहीं होती, बल्कि मोर सेंसिटिव टू प्राइस डिफरेंस। किसके कारण भी होती है, प्राइस डिफरेंस के कारण भी क्या होते हैं, वो सेंसिटिव होते हैं। सिर्फ एडवर्टीजमेंट इम्पैक्ट नहीं करेगी, प्राइस भी इम्पैक्ट करेगा। जो डिमांड होती है प्रोड्यूसर गुड्स की वो फ्लक्चुएट रहती है वायलेटली देन कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स की कंपेरेटिवली जो डिमांड होती है प्रोड्यूसर गुड की वो क्या होती रहती है, फ्रिक्वेंटली फ्लक्चुएट होती रहती है। नेक्स्ट कहते हैं कि यहाँ पे जो डिफरेंस है कंज्यूमर गुड्स के बीच में प्रोड्यूसर गुड्स के बीच में वो क्या होता है, कहते हैं थो सर्व्स यूजफुल पर्पस येट इट इज़ प्योरली आर्बिट्रेली इट इज़ बेस्ड ऑन। कहते हैं कि जो डिस्टिंक्शन होते हैं कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूसर गुड्स में वो यूज़फुल पर्पस के लिए होता है। जैसे हु बाय द गुड्स, कहता है कौन बाय करेगा, वाई ही बाय इट, क्यों उसको बाय किया जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए एक रेफ्रिजरेटर परचेज़ किया जा रहा है हाउस होल्ड द्वारा, तो उसका जो मकसद है कंज्यूमर का क्या है, कंज्यूम करना है, रिगार्डिंग एज कंज्यूमर है। गुड वाइल इट इज़ अ परचेज बाय ए होटल, अगर वो होटल में इसको इस्तेमाल करेगा फ्रिज को, इट इज़ कंसिडर टू बी प्रोड्यूसर गुड, तो वो क्या हो जाएगी, प्रोड्यूसर गुड्स हो जाएगी। यानी कि अगर एक फ्रिज खरीदी जा रही है हाउस होल्ड द्वारा, तो हाउस होल्ड क्या करेगा, ला के घर में उसको इस्तेमाल करेगा, तो वो कंज्यूमर गुड्स में आ जाएगी। अगर वही फ्रिज इस्तेमाल की जाती है किसी होटल में, तो वो क्या आ जाएगी, प्रोड्यूसर गुड्स बन जाएगी, क्योंकि प्रोड्यूसर आगे उसको फर्दर इस्तेमाल करके क्या कर रहा है, प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। नेवरदलेस द डिस्टिंक्शन इज यूजफुल फॉर प्रॉपर डिमांड एनालिसिस फॉर वाइल द डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड डिपेंड ऑन हाउस होल्ड इनकम। कहते हैं यहाँ पे डिफरेंस देखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो कंज्यूमर गुड्स की डिमांड होती है वो किसके ऊपर डिपेंड होती है, हाउस होल्ड की इनकम के ऊपर। जबकि जो प्रोड्यूसर गुड्स की डिमांड होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है कि प्रोडक्शन लेवल क्या है, अदर थिंग्स का। तो आई होप कि आपको डिफरेंस पता चल गया होगा दोनों में, कंज्यूमर गुड्स कौन सी होती है, प्रोड्यूसर गुड्स कौन सी आती है। नेक्स्ट आती है डिमांड फॉर पेरिशेबल गुड्स और ड्यूरेबल गुड्स। पेरिशेबल गुड्स वो होती हैं जो जल्दी क्या हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं। ड्यूरेबल गुड्स वो होती हैं जो लंबे समय तक चलती हैं, लंबे समय तक हम उसको स्टोर करके रख सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं सेवरल ईयर्स तक। कहते हैं जो पेरिशेबल गुड्स होती हैं और नॉन ड्यूरेबल गुड्स होती हैं, ये गुड्स क्या होती हैं, मतलब पेरिशेबल गुड्स को एक ही टाइम में हम कंज्यूम करते हैं और वहीं पे क्या रहती है, वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि वो एक बार में इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको लंबे समय तक हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऑन द अदर हैंड ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होती हैं जो उसकी यूटिलिटी होती है वो लंबे टाइम तक बनी रहती है। जैसे एग्जांपल के लिए जो ड्यूरेबल गुड्स में आ जाते हैं, सीलिंग फ़ैन हो गए हैं, रेफ्रिजरेटर हो गया, कार, फर्नीचर एटसेट्रा,
इसका इस्तेमाल जो बहुत सारे लंबे सालों तक करते हैं, लॉन्ग टाइम तक इसका इस्तेमाल जो किया जाते हैं। जबकि जो पेरिशेबल गुड्स हो जाते हैं, जैसे ब्रेड हो गया, मिल्क हो गया, फ़िश, पेपर कप हो गया, प्लेट्स हो गई हैं और ऐसे वेजिटेबल हो गए हैं, ये सिर्फ एक बार कंज्यूम की वहीं पे वो ख़त्म हो जाती है, इसकी यूटिलिटी क्या आ जाती है, ओवर हो जाती है। द रिलेवेंस ऑफ ड्राइंग दिस डिस्टिंक्शन इज़ दैट द कंज्यूमर मे नॉट बी पार्टिकुलर अबाउट ड्यूरेबिलिटी एंड क्वालिटी। जो रिलेवेंस क्या होते हैं कि जो डिस्टिंक्शन, जो मेन जो फ़र्क होता है वो ये होता है कि जो कंज्यूमर होते हैं ना, वो मतलब उसकी ड्यूरेबिलिटी के, क्वालिटी के रिगार्डिंग नहीं होता। पेरिशेबल नॉन ड्यूरेबल गुड्स के केस में देखो, जब आप पेरिशेबल गुड्स को खरीदते हैं तो इतने सेंसिटिव नहीं होते, लाते हैं जस्ट कंज्यूम कर लेने, वहीं पे उसकी यूटिलिटी ख़त्म हो जाती है। लेकिन जब कंज्यूमर खरीदते हैं ड्यूरेबल गुड्स को तो उसके लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं जिनको वो ध्यान में रखने के बाद वो खरीद के लेके आता है, क्योंकि उसको उसने लंबे टाइम तक क्या करना होता है, इस्तेमाल करना होता है। जब कोई चीज़ हम लंबे समय तक इस्तेमाल करने के लिए खरीदते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को हम ध्यान में रख के फिर उसके बाद इसको खरीद के लेके आते हैं। जबकि पेरिशेबल के केस में इतना ज़्यादा सोचने समझने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। फर्दर ड्यूरेबल गुड्स यूजली कॉस्ट मोर, कहते हैं जो ड्यूरेबल गुड्स होती हैं जिनका इस्तेमाल लंबे समय तक किया जाता है वो महंगी मिलती हैं। जो कंज्यूमर होते हैं वो बहुत कॉन्शियस होते हैं ऐसी चीज़ों को खरीदने के लिए। जब उसको डिसाइड करते हैं खरीदने के लिए तो वो कंसल्ट करते हैं, उसकी जजमेंट करते हैं, जो वैल्यूज़ होते हैं जजमेंट वैल्यू उसको कंसीडर किया जाता है। जबकि पेरिशेबल गुड्स है जो इतनी महंगी नहीं मिलती हैं तो हम खुद की जजमेंट से क्या कर सकते हैं, उसको खरीद के ला सकते हैं। जो दिस मीन्स दैट फर्म, या जो फर्म होती है प्रोड्यूस करते हैं ड्यूरेबल गुड्स को, वो क्या करती हैं, ज़्यादा अटेंशन पे करती हैं किस तरफ से कि प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, क्योंकि वो लंबे समय तक अगर इस्तेमाल की जाएगी तो कंज्यूमर उसको सोच समझ के खरीदेगा, तो जिस प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होगी उसी को प्रेफर किया जाएगा। तो इसीलिए जो फर्में, जो कंपनियां प्रोड्यूस करती होती हैं ड्यूरेबल गुड्स को, तो वो उसकी क्वालिटी के ऊपर, प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगी। दिस मीन्स दैट फर्म्स प्रोड्यूसिंग ड्यूरेबल गुड्स हैव टू पे एक्स्ट्रा अटेंशन टू द क्वालिटी ऑफ देयर प्रोडक्ट, यानी इसी कारण से उनको ज़्यादा अटेंशन देने की ज़रूरत पड़ेगी इसके ऊपर, प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर। नेक्स्ट आती है ऑटोनोमस डिमांड एंड ड्राइव डिमांड। ऑटोनोमस डिमांड एंड ड्राइव डिमांड क्या होती है? ऑटोनोमस डिमांड होती है कि जैसे हमने प्रोडक्ट को परचेज़ किया है हमारी ज़रूरत के लिए, जैसे हमने उसको इस्तेमाल किया तो हमें सेटिस्फेक्शन हो गया है, इसको हम डायरेक्टली बोल सकते हैं, डायरेक्टली डिमांड बोल दो, इसको ऑटोनोमस डिमांड के नाम से हम जानते हैं। जैसे कंज्यूमर गुड्स होती हैं उसको ऑटोनोमस या फिर डायरेक्ट डिमांड बोला जाता है। जैसे प्रोडक्ट को परचेज़ किया जाता है और कंज्यूम करके उससे सेटिस्फेक्शन मिल जाती है, ज़रूरत क्या होती है, सेटिस्फाई हो जाती है। जैसे एग्जांपल के लिए बाथिंग सोप है, वो चाहिए होता है क्लीननेस के लिए, तो जैसे ही बाथिंग सोप लेके आए मार्केट से, परचेज़ किया, तो वो क्या होगी, हमारी ऑटोनोमस डिमांड हो गई है। इसको फाइनल डिमांड भी बोला जाता है क्योंकि इसको परचेज़ करने के बाद इसके बाद कुछ फर्दर प्रोसेस नहीं किया जाता, परचेज़ किया और उसको कंज्यूम किया। ऑटोनोमस डिमांड फॉर कंजप्शन गुड्स डिपेंड ऑन द यूटिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। जो ऑटोनोमस डिमांड होती है, ऑटोनोमस डिमांड को हम कह सकते हैं कि जो प्रोडक्ट को कंज्यूम किया गया है, इस्तेमाल किया गया है, उससे क्या मिले, यूटिलिटी मिली है प्रोडक्ट की, तो वो आती है ऑटोनोमस डिमांड। यानी कि जब कंज्यूमर गुड्स को परचेज़ करके लाता है और उसको इस्तेमाल करता है और उससे उसकी ज़रूरत पूरी हो जाती है, उसको ऑटोनोमस डिमांड में कहते हैं। ड्राइव डिमांड क्या होता है कि जब हम पेरेंट प्रोडक्ट को बनाते हैं तो उसके कारण हमें किसी दूसरे प्रोडक्ट की ज़रूरत पड़ जाती है, उसको ड्राइव डिमांड कहते हैं। जैसे एग्जांपल के ले लो, जैसे यहाँ पे बुक में बोला गया है कि हमें पाइप्स बनानी है, वाटर पाइप बनानी है, फ़ैन, स्टील फर्नीचर बनाना है, तो इनको बनाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, स्टील की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो स्टील की ज़रूरत है वो कौन सी ज़रूरत कहलाएगी, ड्राइव डिमांड कहलाएगी। रिप्रेजेंट द डिमांड फॉर ए प्रोडक्ट विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग अनदर प्रोडक्ट एंड डिपेंड ऑन द क्वांटिटी डिमांडेड फॉर द फाइनल प्रोडक्ट। यानी कि फाइनल प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमें जिस प्रोडक्ट की ज़रूरत पड़ती है उसको ड्राइव बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू जॉर्डिन, व्हेन डिमांड फॉर ए प्रोडक्ट इज टाइड टू द परचेज ऑफ सम पेरेंट प्रोडक्ट, यानी कि जब हमें पेरेंट प्रोडक्ट के लिए ज़रूरत पड़ती है किसी दूसरे प्रोडक्ट की, उसको बोलते हैं ड्राइव डिमांड। जैसे एग्जांपल के लिए स्टील इज़ रिक्वायर, स्टील चाहिए होता है वाटर पाइप बनाने के लिए, फ़ैन बनाने के लिए, स्टील फर्नीचर बनाने के लिए। तो जो हमें वाटर पाइप, फ़ैन, स्टील फर्नीचर के लिए ज़रूरत पड़ी है स्टील की, स्टील क्या कहलाएगा, हमारे लिए ड्राइव डिमांड कहलाएगा। इसी तरीके से कहते हैं जो डिमांड होती है कार बैटरी की और पेट्रोल की, वो भी ड्राइव डिमांड में आती है क्योंकि वो किससे लिंक होती है, डिमांड, कार की डिमांड से। अगर कार की डिमांड बढ़ेगी तो इससे रिलेटेड जो प्रोडक्ट होते हैं, पेट्रोल हो गए या बैटरी हो गया, उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। देयर इज़ हार्डली एनीथिंग हुज डिमांड इज टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर डिमांड बट द डिग्री ऑफ दिस डिपेंडेंस वेरी वाइडली फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। कहते हैं जो इसकी डिग्री होती है डिपेंडेंसी की, वो क्या होती है, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करते हैं, डिफरेंट होती है।
डिस्टिंक्शन बिटवीन ऑटोनमस और डिराइव डिमांड इज़ मोर ऑफ डिग्री देन काइंड। कहते हैं जो डिफरेंस होता है, फ़र्क होता है ऑटोनमस डिमांड के बीच में और डिराइव डिमांड के बीच में किस चीज़ का होता है, डिग्री का होता है, ना कि काइंड का। समटाइम्स डिस्टिंक्शन इज ऑल्सो ड्रॉन बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डिमांड। कहता है कई बार हमें डिफरेंस देखने को मिलता है डायरेक्ट डिमांड के बीच में और इनडायरेक्ट डिमांड के बीच में। जो इसका फ़र्क है वो क्या होता है, क्लोजली डिफरेंस बिटवीन ऑटोनमस एंड ड्राइव डिमांड। जैसे कहता हमें ऑटोनमस और ड्राइव डिमांड पड़ी है, वैसे ही डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डिमांड आ जाती है। गुड्स दैट आर डिमांडेड फॉर देयर ओन सेक हैव डायरेक्ट डिमांड। जो हम खुद के लिए परचेज़ करते हैं गुड्स को, वो आती है डायरेक्ट डिमांड, क्योंकि उसको हमने परचेज़ करना है और खुद के लिए कंज्यूम कर लेना, तो वो क्या आ जाएगी, डायरेक्ट डिमांड आ जाएगी। वाइल गुड्स दैट आर नीडेड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन सम अदर गुड्स पोजेस इनडायरेक्ट डिमांड। कहते हैं वो गुड्स की डिमांड जो हम करते हैं किसी अनदर गुड्स को लेने के लिए, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट डिमांड। इन दिस सेंस ऑल कंज्यूमर गुड्स हैव डायरेक्ट डिमांड। जितने भी कंज्यूमर गुड्स होती हैं वो सारी डायरेक्ट में आती हैं, और जितनी प्रोड्यूसर्स गुड्स आती हैं वो सारी किस में आती हैं, इनडायरेक्ट डिमांड में आती है। क्योंकि प्रोड्यूसर क्या करते हैं, गुड्स की डिमांड करते हैं, मशीनों की डिमांड करते हैं, क्या करने के लिए, फर्दर प्रोडक्शन करने के लिए किसी अनदर गुड्स को। आई होप कि क्लियर होगा। अगर नेक्स्ट आती है हमारे पास इंडस्ट्री डिमांड और कंपनी या फिर फर्म डिमांड। इंडस्ट्री में क्या होता है कि जब ग्रुप ऑफ फर्म्स को जोड़ दिया जाता है तो वो हमारे पास इंडस्ट्री आ जाती है। मोस्ट गुड्स टुडे आर प्रोड्यूस्ड बाय मोर देन वन फर्म्स और कंपनी, एंड सो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द डिमांड फेसिंग एन इंडिविजुअल कंपनी और फर्म एंड दैट फेसिंग एन इंडस्ट्री। कहते हैं कि जो ज़्यादातर गुड्स आज के टाइम में बनाई जाती हैं वो एक से ज़्यादा फर्मों द्वारा बनाई जाती है, एक से ज़्यादा कंपनी द्वारा बनाई गई हैं। डिफरेंस आता है इस कारण से डिमांड जो होती है इंडिविजुअल फर्म की और इंडस्ट्री की। ऑल फर्म्स प्रोड्यूसिंग अ पार्टिकुलर गुड्स कंस्टिट्यूट एन इंडस्ट्री। कहते हैं जितने भी फर्में और पार्टिकुलर गुड्स को बना रही हैं, अगर हम उन सबको जोड़ दें तो हमारी क्या बन जाएगी, इंडस्ट्री बन जाएगी। फॉर एग्जांपल जैसे कार इन इंडिया आर मैन्युफैक्चर बाय, जो कार बनाई जाती है वो मारुति उद्योग द्वारा बनाई जाती है, हिंदुस्तान मोटर द्वारा, प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स द्वारा, स्टैंडर्ड मोटर प्रोडक्ट इन इंडिया। डिमांड फॉर मारुति कार इज, अगर मैं अकेली मारुति कार की बात करूं तो क्या आ जाएगी, हमारे एक इंडिविजुअल यानी फर्म की डिमांड आ जाएगी। अगर डिमांड फॉर ऑल काइंड ऑफ कार, अगर जिसमें ऑल काइंड ऑफ कार की डिमांड की बात की जाए तो वो किस में आ जाएगी, इंडस्ट्री की डिमांड में आ जाएगी। सिमिलरली डिमांड फॉर गोदरेज रेफ्रिजरेटर इज़ अ फर्म डिमांड। अगर सिर्फ गोदरेज रेफ्रिजरेटर की बात की जाए तो एक फर्म की आ जाएगी। अगर बात की जाए सभी ब्रांड्स के रेफ्रिजरेटर की तो वो किस में आ जाएगी, इंडस्ट्रीज़ में आ जाएगी। यानी कि ग्रुप ऑफ फर्म्स को जोड़ के क्या बन जाती है, इंडस्ट्री बन जाती है। द डिस्टिंक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वाइल देर आर क्लोज सब्सिट्यूट फॉर फर्म्स यानी कंपनी प्रोडक्ट। कहते हैं यहाँ पे फ़र्क जानना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि यहाँ पे बहुत क्लोज सब्सिट्यूट बनाए जाते हैं जो भी फर्में होती हैं इंडस्ट्री के अंदर। नो सच क्लोज सब्सिट्यूट एग्जिस्ट फॉर इंडस्ट्रीज प्रोडक्ट। Thus, while a Maruti car is a close substitute for a Fiat car or modern new cars like Santro or India, it is only a poor distant substitute for Bajaj scooter। कहते हैं कि जैसे इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है कि ग्रुप ऑफ फर्म्स को जोड़ दिया जाता है, और ग्रुप ऑफ फर्म्स में क्या होता है कि हर एक जो फर्म होती है वो इस तरीके से प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करती है क्योंकि जो क्या होते हैं ज़्यादा क्लोज सब्सिट्यूट है जो वो नहीं होते हैं। कहते हैं कि नो सच क्लोज सब्सिट्यूट एग्जिस्ट फॉर दैट इंडस्ट्री। ज़्यादा क्लोज सब्सिट्यूट नहीं होते, वो रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं तो वो किस में आते हैं, इंडस्ट्रीज़ में आते हैं। जैसे कहते हैं कि जो मारुति कार है वो क्लोज सब्सिट्यूट फॉर ए फैट कार और मॉडर्न न्यू कार्स लाइक सेंट्रो और इंडिको। लेकिन कहते हैं ये पुअर और डिस्टेंट सब्सिट्यूट माना जाएगा इसका, बजाज स्कूटर का। जैसे इंडस्ट्री डिमांड या फिर मोनोपोली डिमांड में क्या होता है, किसका जो डिमांड कर्व है वो इस तरीके से आता है क्योंकि इसमें ग्रुप ऑफ फर्म्स की डिमांड का जो शामिल किया जाता है। मोनोपोली क्या होती है, सिंगल जब सेलर्स होते हैं तो उसमें भी हमारा डिमांड कर्व क्या जाता है, डाउनवर्ड जाता है इस तरीके से। लेकिन जो फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन होते हैं, परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है कि प्राइस ऑलमोस्ट सभी फर्मों का सेम ही रहता है, तो प्राइस यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा, चाहे क्वांटिटी इतनी सेल कर दो, इतनी सेल कर दो, इतनी सेल करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे जो डिमांड कर्व क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। नेक्स्ट आता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन वो होता है जहाँ से हम एग्जांपल ले लेते हैं बाथिंग सोप की, बहुत सारी कंपनीज के आते हैं, टूथपेस्ट बहुत सारी कंपनी की आ जाती हैं, तो वहाँ पे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन आता है जहाँ पे थोड़ा हमें कंसीडर करना पड़ता है अपने कंपटीटर को, उस हिसाब से क्या करना पड़ता है, अपना प्राइस है जो डिटरमाइन करना पड़ता है। तो इसमें जो डिमांड कर्व जाता है वो थोड़ा इस तरीके से आता है। कहते हैं फर्म डिमांड इज़ फेयरली इलास्टिक। जो फर्म की डिमांड होती है वो क्या होती है, इलास्टिक होती है, यानी कि चेंज हो जाती है जल्दी, क्विकली चेंज होने के चांसेस होते हैं। जैसे ही प्राइस में चेंज आता है उसके इफेक्ट देखने को मिलता है हमें डिमांड के ऊपर। जैसे ही प्राइस चेंज क्विकली इफेक्ट पड़ेगा डिमांड के चेंज होने पे। कहते हैं देयर इज़ अ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन अमंग द फर्म्स। कहता है अगर मान लो कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है यहाँ जिसे हम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन बोलते हैं, देन द डिमांड कर्व फॉर द इंडिविजुअल फर्म विल डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो
इंडिविजुअल डिमांड कर्व क्या जाएगा, एक फर्म का डाउनवर्ड स्लोपिंग जाएगा। इंडस्ट्रीज डिमांड कर्व एज अ होल ऑफ डाउनवर्ड स्लोपिंग, जो इंडस्ट्री होता है उसका भी क्या जाएगा, पूरे डाउनवर्ड ही जाएगा। इंडिकेट करते हैं कि इन्वर्स रिलेशन पाया जाता है प्राइस के बीच में और डिमांड के बीच में, तभी डाउनवर्ड जो रिलेशन होता है हमारा, जब दो फैक्टर्स यानी कि डिमांड और प्राइस के बीच में इन्वर्स रिलेशन होता है तो डिमांड कर्व का स्लोप क्या जाता है, डाउनवर्ड जाता है। इन द केस ऑफ मोनोपोली, लेकिन मोनोपोली के केस में क्या होता है कि एक ही फर्म होती है, एक ही वही इंडस्ट्री कहलाती है, वही सेलर होता है, तो वहाँ पे इंडस्ट्री भी वही है और फर्म भी वही है, तो डिमांड जो होती है आइडेंटिकल विद इंडस्ट्री डिमांड, तो जो फर्म की डिमांड होगी वही क्या हो जाएगी, इंडस्ट्री की डिमांड हो जाएगी। जैसे यहाँ पे इलस्ट्रेट किया गया डिफरेंट डिमांड कंडीशन ऑफ इंडस्ट्री और फर्म को, बिजनेस इकोनॉमिस्ट और बिजनेस मैनेजर हैज़ ए टू सी शेयर और फर्म डिमांड इन द इंडस्ट्री डिमांडेड, कहते हैं जो फर्म डिमांड होती है उसको देखा जाता है इंडस्ट्री डिमांड में, क्योंकि फर्म का ग्रुप ही क्या कहलाता है, इंडस्ट्री कहलाता है। फॉर अंडरटेकिंग सेल फोरकास्टिंग, कहता है अगर हमें सेल को अनुमान लगाना है कितनी सेल हो सकते हैं, देयर फॉर इट इज़ एसेंशियल टू प्रोजेक्ट इंडस्ट्री डिमांड फर्स्ट, तो सबसे पहले हमें इंडस्ट्री के प्रोडक्ट की, यहाँ इंडस्ट्री प्रोजेक्ट की डिमांड को देखना पड़ेगा, तो उसके हिसाब से हमें प्रोजेक्शन मिलेगा, एस्टिमेशन मिलेगा, जिसके बेस से हम सेल को क्या कर सकते हैं, फोरकास्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है शॉर्ट रन डिमांड और लॉन्ग रन डिमांड। शॉर्ट रन डिमांड और लॉन्ग रन डिमांड में क्या होता है कि रिप्रेजेंट द एग्जिस्टिंग डिमांड विच इज़ बेस्ड ऑन इमीडिएट रिएक्शंस टू प्राइस चेंज, इनकम फ्लक्चुएशंस एंड अदर एक्सप्लोरेटरी वेरिएबल्स। कहते हैं शॉर्ट रन डिमांड ऐसी रिप्रेजेंट करते हैं जिसमें एग्जिस्टिंग डिमांड होती है वो बेस्ड होती है किसके ऊपर, इमीडिएट रिएक्शन के ऊपर, जैसे प्राइस चेंज होता है या इनकम में फ्लक्चुएशन आती है या एक्सप्लोरेटरी वेरिएबल्स होते हैं। लेकिन जो लॉन्ग रन डिमांड होती है दूसरी तरफ में ये ऐसा डिमांड होती है विच इमर्स आफ्टर द influence of price change, product improvement, promotional efforts and other factors over time is allowed to adjust the market to the new situation। यहाँ पे लॉन्ग टाइम में इतना टाइम होता है कि ईजिली जो एडजस्टमेंट कर सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो कि कुछ प्रोडक्ट में इंप्रूवमेंट करना है, प्राइस में चेंज करना है, प्रमोशन एफर्ट करने हैं, तो ये इतना टाइम होता है लॉन्ग टर्म के अंदर कि इजीली जो एडजस्टमेंट की जा सकती है। इन द लॉन्ग रन न्यू कस्टमर्स में स्टार्ट परचेजिंग, लॉन्ग रन में क्या होता है नए कस्टमर परचेज करना शुरू भी कर सकते हैं हमारे प्रोडक्ट को। सम प्रोडक्ट में नॉट बी डिमांडेड एनी मोर, या फिर कुछ प्रोडक्ट की वो डिमांड छोड़ भी सकते हैं। देयर फॉर लॉन्ग टर्म डिमांड डील्स विद द वे द डिमांड विल शिफ्ट द पैसेज ऑफ टाइम, की यहाँ पे लॉन्ग टर्म जो डिमांड होती है उसमें डिमांड जो शिफ्ट हो जाती है जैसे जैसे टाइम क्या होता है स्पेंड होते हैं। शॉर्ट रन में अगर चेंजेस आता है टाइम के, अगर शॉर्ट रन में चेंजेस आते हैं प्राइस के अंदर तो वहाँ पे ज़्यादा इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जो एडजस्टमेंट होती है फैक्टर्स के बीच में वो मुश्किल होती है शॉर्ट रन के अंदर। लेकिन लॉन्ग रन में इतना टाइम मिल जाता है कि ईजिली डिमांड जो क्वांटिटी डिमांडेड और जो प्राइस होता है वो ईजिली क्या सकते हैं, एडजस्ट हो सकते हैं, यानी कि जिस हिसाब से कंज्यूमर डिमांड करेगा उस हिसाब से सप्लाई का जो एडजस्ट किया जा सकता है। तो वहाँ पे लॉन्ग रन के अंदर एडजस्टमेंट है जो फैक्टर की होना पॉसिबल होती है, लेकिन शॉर्ट रन के अंदर जो एडजस्टमेंट है वो इम्पॉसिबल होता है क्योंकि टाइम बहुत कम होता है। The factor which influence the demand in the short run are different from those which determine the demand in the long run। जो factors influence करेंगे डिमांड को शॉर्ट रन के अंदर वो अलग होंगे किससे कंपेरेटिवली, लॉन्ग रन के कंपेरेटिवली। इन द शॉर्ट रन सम फैक्टर आर कॉन्स्टेंट सच एज, शॉर्ट रन के अंदर कुछ फैक्टर कॉन्स्टेंट माने जाते हैं जैसे कंपेरेटिव स्ट्रक्चर हो गया, मार्केट की पोजीशन होगी, रिलेटेड टू सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट की रिगार्डिंग। ऐसे कहते हैं लॉन्ग रन में क्या होता है कि ये फैक्टर होते हैं नीड टू बी टेकन इनटू अकाउंट आर चेंज इन टेस्ट। लेकिन लॉन्ग रन में इतना लंबा टाइम होता है कंज्यूमर का टेस्ट भी चेंज हो सकता है, टेक्नोलॉजी भी चेंज आ सकती है, एंड द वे ऑफ लाइफ, फॉर एग्जांपल अर्बनाइजेशंस एंड द कॉन्सिक्वेंट डेथ ऑफ टाइम अवेलेबल मे लीड टू एन इंक्रीज डिमांड फॉर प्री कुक फूड। जैसे कहता है अर्बनाइजेशन हो जाता है, शहरीकरण होता जाता है, तो वैसे ही धीरे धीरे करके जो प्री कुक फूड की डिमांड क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। जो लॉन्ग रन को और शॉर्ट रन को इलस्ट्रेट किया गया है, शॉर्ट रन में देखो यहाँ पे थोड़ा डाउनवर्ड है क्योंकि इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं देखने को मिलते, लेकिन लॉन्ग रन में इफेक्ट जो पड़ता है वो ज़्यादा पड़ता है क्योंकि लॉन्ग रन के अंदर इतना टाइम होता है कि ईजिली है जो डिमांड है जो एडजस्ट हो सकती है प्राइस के अकॉर्डिंग या सप्लाई को जो क्वांटिटी डिमांडेड के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। जो शॉर्ट रन में डिमांड कर्व होता है वो लेस इलास्टिक होता है क्योंकि उसमें प्राइस के चेंज होने से इतना इफेक्ट नहीं पड़ता क्योंकि शॉर्ट रन है, एडजस्टमेंट नहीं हो सकती इतनी ज़्यादा प्राइस के चेंज होने के कारण डिमांड में। लेकिन लॉन्ग रन में जो होता है ये ज़्यादा इलास्टिक होता है क्योंकि इसमें इतना इनफ टाइम होता है कि ईजिली जो एडजस्टमेंट की जा सकती है, फैक्टर्स जो अदर होते हैं इफेक्ट करते हैं डिमांड के ऊपर। तो यहाँ पे लॉन्ग रन का जो डिमांड कर्व होता है वो ज़्यादा इलास्टिक होता है किसकी कंपेरेटिवली, शॉर्ट रन के कंपेरेटिवली। नेक्स्ट आता है जॉइंट डिमांड एंड कंपोजिट डिमांड।
डिमांड फॉर मोस्ट ऑफ द कम्युनिटी इन रियल लाइफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। का जो डिमांड होती है ज़्यादातर कम्युनिटी की रियल लाइफ के अंदर वो क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे से। बट देयर आर सेवरल कम्युनिटी द डिमांड फॉर विच इज़ इंटरलेटेड, लेकिन कुछ ऐसी कम्युनिटी होती है जिसमें डिमांड क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरलेट करते जुड़ी होती है। इंटरलेशन इन डिमांड मेक्स फॉर फिजिकली डिफरेंट गुड्स इंटरलिंक्ड एंड इंटरडिपेंडेंस। कहते हैं जो इंटरलेशन होती है डिमांड के बीच में, ये फिजिकली डिफरेंट गुड इंटरलिंक एंड इंटरडिपेंडेंस होती है। इसको ब्रॉडली दो हिस्सों में बांटा गया है, जॉइंट या फिर इसको हम कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड बोलते हैं। जॉइंट में क्या होता है कि हम अगर डिमांड करें तो हमने जॉइंटली डिमांड करनी पड़ेगी, जैसे जिसको हम कॉम्प्लीमेंट्री बोल सकते हैं, यानी कि इकट्ठी डिमांड करनी पड़ेगी हमें दो प्रोडक्ट की एक साथ ही। हम एक अकेले प्रोडक्ट को है जो यूज़ नहीं कर पाएंगे, दो इकट्ठे ही हमें जो जॉइंटली यूज़ करनी पड़ेंगे, इसलिए जॉइंट डिमांड है या फिर कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड है जो करनी पड़ेगी। व्हेन टू गुड्स आर डिमांडेड इन कंजक्शंस विद वन अनदर एट द सेम टाइम टू सेटिस्फाई ए सिंगल वांट, यानी कि एक सिंगल ज़रूरत को पूरा करने के लिए हमें एक साथ दो प्रोडक्ट की जब ज़रूरत यानी डिमांड करनी पड़ती है उसको जॉइंट या फिर कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड बोला जाते हैं। दे आर सेड टू बी जॉइंट और कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड। एग्जाम्पल जैसे पेन और इंक हो गया, ऐसा नहीं है कि हम पेन ले आए उसमें इंक नहीं है तो इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, तो हमें पेन और इंक दोनों की एक साथ डिमांड करनी पड़ेगी। ऐसे कैमरा और फिल्म की एक साथ डिमांड करनी पड़ती है, कार और पेट्रोल की, ब्रेड और बटर की, कॉफ़ी, शुगर एंड मिल्क, पाइप एंड पाइप तंबाकू। कहते हैं इन सच केसेस चेंज इन डिमांड फॉर वन कम्युनिटी लीड्स टू चेंज इन डिमांड फॉर अदर इन द सेम डायरेक्शंस एंड ऑफन इन द सेम प्रोपोर्शन। कहते हैं कि अगर चेंज होता है डिमांड में एक कम्युनिटी की तो उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा कि दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड के ऊपर भी क्या आ जाएगा, इफेक्ट देखने को मिलेगा कि दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। कम्युनिटीज और रिलेटेड आर टर्म्ड एज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। जो रिलेटेड गुड्स होती हैं, रिलेटेड होती है कम्युनिटीज़ को क्या बोलते हैं, हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बोलते हैं। नेक्स्ट आती है कंपोजिट डिमांड। कंपोजिट डिमांड ऐसी होती है कि जब हम एक चीज़ का इस्तेमाल बहुत सारी चीज़ों में कर लेते हैं उसको कंपोजिट डिमांड बोलते हैं। जैसे एक कम्युनिटी इज सेड टू बी कंपोजिट डिमांड व्हेन इट इज़ वांटेड फॉर सेवरल डिफरेंट यूजेज। जब उसके बहुत सारे डिफरेंट यूजेज कर सकते हैं उसको हम कंपोजिट डिमांड बोलते हैं। जैसे स्टील इज़ नीडेड फॉर मैन्युफैक्चरिंग कार, जैसे स्टील का इस्तेमाल किया जा सकता है कार बनाने में, बिल्डिंग बनाने में, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे एटसेट्रा। कोल इज़ डिमांडेड बाय हाउस होल्ड, जो कोल की डिमांड होती है वो हाउस होल्ड करते हैं, फैक्ट्री करते हैं, रेलवे करती है, केमिकल इंडस्ट्री एटसेट्रा। जो वूल होता है, वूल की ज़रूरत किस लिए पड़ती है, क्लोथिंग के लिए, कारपेट मैन्युफैक्चरिंग के लिए और सेवरल अदर इंडस्ट्रीज़ के लिए। जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो भी कंपोजिट डिमांड होती है क्योंकि उसका भी इस्तेमाल है जो बहुत सारी चीज़ों में हम करते हैं, जैसे लाइटिंग के लिए, कुकिंग के लिए, टीवी, रेडियो, और बहुत सारे इस्तेमाल है जो करते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट डिमांड बोलते हैं। कहते हैं जैसे शुगर होगी है, अनदर इलस्ट्रेशन है कंपोजिट डिमांड का। शुगर की जो जरूरत पड़ती है वो वैरायटी ऑफ पर्पज़ के लिए पड़ती है, उसमें बहुत सारी चीज़ों में जो हम शुगर का यूज़ करते हैं, जैसे स्वीट हो गया, टॉफ़ी हो गई है। ए चेंज इन डिमांड फॉर द कम्युनिटी बाय वन यूज़र विल इफेक्ट इन सप्लाई टू द अदर। कहता है कि अगर एक कम्युनिटी की डिमांड में चेंज आएगा तो उसका इफेक्ट पड़ेगा दूसरे की सप्लाई के ऊपर टू द अदर्स एंड विल ब्रिंग अबाउट ए चेंज इन इट्स प्राइस एंड हैंस अल्टर इट्स डिमांड पैटर्न। अगर एक के प्राइस में चेंज आ जाएगा तो उसके डिमांड के ऊपर क्या पड़ेगा, इम्पैक्ट देखने को हमें मिलेगा। नेक्स्ट आती है हमारे पास मार्केट डिमांड एंड मार्केट सेगमेंट। सेगमेंट का मतलब होता है कि छोटा सा हिस्सा जिसे बोल देते हैं। मार्केट सेगमेंट में आता है कि जब हम छोटे से हिस्से के ऊपर फोकस करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, मार्केट सेगमेंट बोलते हैं। कहते हैं डिमांड फॉर अ सर्टेन प्रोडक्ट हैज़ टू बी स्टडीड नॉट ओनली इन इट्स टोटलिटी बट ऑल्सो बाय ब्रेकिंग इट इनटू डिफरेंट सेगमेंट। कहते हैं डिमांड जो होती है किसी प्रोडक्ट की, हम उसको टोटलिटी में कई बार नहीं देखते हैं, उसको हम छोटे छोटे हिस्सों में बांट देते हैं जिसको सेगमेंट बोले जाते हैं। यहाँ जैसे हम एग्जांपल के लिए जियोग्राफिकल एरिया के बेस पे, यानी कि जगह के बेस पे जो हम डिवाइड कर देते हैं, सब प्रोडक्ट के बेस पे हम इसको डिवाइड कर देते हैं, यूजेस ऑफ प्रोडक्ट के बेस पे डिवाइड कर देते हैं, सेंसिटिविटी टू प्राइस के बेस पे, डिस्ट्रीब्यूटेड चैनल के बेस पे, साइज ऑफ कस्टमर के बेस पे, रिलेटेड वैरायटी के बेस पे, तो उसको क्या बोलते हैं, सेगमेंट बोलते हैं। जो हम छोटे हिस्से डिफरेंट सेगमेंट्स यानी जैसे हिस्सों में हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो उसको हम मार्केट सेगमेंट बोलते हैं। एंड इफ़ एनी वन और मोर ऑफ दिस डिफरेंस आर सिग्निफिकेंट इन टर्म ऑफ प्रोडक्ट प्राइस। कहता है कि जो ये होती है इनका ज़्यादा डिफरेंस जो होता है, दिस डिफरेंसेस होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं, ज़रूरी होते हैं प्रोडक्ट प्राइस, जैसे प्रॉफिट मार्जिन हो गया, कंपटीशन हो गया, सीजनल पैटर्न और साइक्लिकल सेंसिटिविटी। देन दिस डिवीजन ऑफ डिमांड, कहते हैं जो डिवीजन ऑफ डिमांड होती है उनका डिफरेंट सेगमेंट्स में जब उसको डिवाइड कर देते हैं, गिव्स राइज टू द कंसेप्ट ऑफ मार्केट सेगमेंट। तो इससे क्या कंसेप्ट पढ़ने की जरूरत पड़ती है हमें, मार्केट सेगमेंट। जो डिफरेंस होता है किसे, टोटल मार्केट में। टोटल मार्केट में क्या होता है कि ओवरऑल मार्केट को कंसीडर किया जाता है, सेगमेंट में क्या
होता है कि जब हम उस मार्केट में कुछ छोटे छोटे हिस्से बना देते हैं, या तो ज्योग्राफी के बेस पे बना दें, या सब प्रोडक्ट के बेस पे बना दें, या प्रोडक्ट के यूजेस के बेस पे बना दें, किसी भी बेस पे हम उसको डिवाइड कर सकते हैं टोटल मार्केट को, तो उसको बोलते हैं मार्केट का सेगमेंट। यानी एक छोटा हिस्सा जब मार्केट का लेते हैं उसको मार्केट सेगमेंट बोल दिया जाता है। दस द टोटल मार्केट रेफर टू द टोटल डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट। कहता है टोटल मार्केट के अंदर जो प्रोडक्ट की टोटल डिमांड होती है वो देखी जाती है, जबकि मार्केट सेगमेंट के अंदर एक हिस्से की, एक सिग्निफाई पार्ट की जो डिमांड को हम देखते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए वन कैन टॉक अबाउट द डोमेस्टिक डिमांड फॉर मारुति कार वर्सेस डोमेस्टिक प्लस फॉरेन डिमांड फॉर दैट प्रोडक्ट। डिमांड फॉर स्टील फॉर हाउस होल्ड किचन, namely its demand for industrial uses. Demand for fish by household, namely the bulk buyers, example hostel, restaurant, hotel, guest house, and consumption human demand for fish versus industry demand for fish, कैटल फीडर सेक्टर। यानी कि हम एक तरफ तो डोमेस्टिक को देख के चलते हैं, दूसरी तरफ हम उसी को वाइडर यानी पूरी मार्केट के बेस पे लेके चलते हैं, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। द डिस्टिंक्शन इज़ यूजफुल पार्टिकुलरली इन फाइंडिंग आउट द प्रॉब्लम एरिया। कहते हैं जो डिफरेंस है वो जानना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि हमें प्रॉब्लम एरिया का पता चल जाए कि प्रॉब्लम किस एरिया के अंदर है। फॉर एग्जांपल इट इज़ क्लासिफिकेशन इज़ मेड बिटवीन डोमेस्टिक एंड फॉरेन डिमांड। हमें क्लासीफाई करना ज़रूरी होता है कि डोमेस्टिक डिमांड क्या है, फॉरेन डिमांड क्या है। वन कैन एनालाइज द कोज ऑफ पुअर फॉरेन मार्केट। कहते हैं कि हमें एनालाइज करने की ज़रूरत पड़ती है कारण क्या है कि जो फॉरेन मार्केट है पुअर है, तो क्यों है पुअर। इफ़ दैट इन द केस एंड फाइंड आउट द वे ऑफ ऑगमेंटिंग दैट मार्केट। सिमिलैरिटी इन द मार्केट फॉर से मारुति कार इज, जैसे एग्जांपल के कहता है मारुति कार का एग्जांपल ले लेते हैं। एक्सीलेंट इन साउथर्न इंडिया एंड पुअर इन द नॉर्थर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। कहता है साउथ इंडिया में तो बहुत अच्छी है ये, लेकिन हमारे अगर दूसरी सेगमेंट की बात की जाए नॉर्थर्न पार्ट ऑफ कंट्री को, उसमें क्या इसकी पुअर परफॉर्मेंस है या पुअर सेल है। द कंपनी कुड स्टडी द क्लासीफाइड डाटा एंड डिस्कवर फॉर इट सेल्फ द मोस्ट अप्रोक्सीमेट वेज ऑफ डीलिंग विद सच ए प्रॉब्लम। तो यहाँ पे कंपनी ने इसलिए क्लासीफाई किया है, इसलिए उसको डिवाइड किया सेगमेंट में, ताकि जो प्रॉब्लम है किस मेन एरिया में उसके ऊपर फोकस किया जा सके। नेक्स्ट आता है प्राइस डिमांड, इनकम डिमांड एंड क्रॉस डिमांड। प्राइस डिमांड क्या होती है, इनकम डिमांड क्या होती है और क्रॉस डिमांड क्या होती है। हमें देखते हैं कि रेफर टू द वेरियस क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट परचेज बाय द कंज्यूमर एट अल्टरनेटिव प्राइस। कहते हैं कंज्यूमर जो परचेज करता है अलग अलग क्वांटिटी ऑफ गुड्स को, किस लिए करता है, अल्टरनेटिव प्राइस के ऊपर करता है। इन प्राइस डिमांड के ऊपर क्या देखते हैं हम, द डिमांड फंक्शन इज बेस्ड ऑन अ सिंगल वेरिएबल प्राइस। की जो डिमांड होती है वो किसके ऊपर बेस्ड होती है, उसके प्राइस के ऊपर बेस्ड होती है। जैसे डी को डिनोट किया था डिमांड से, एफ यानी कि फंक्शन, पी मतलब प्राइस होता है, यानी कि डिमांड के ऊपर किसका असर पड़ता है, प्राइस का। हम जानते हैं जैसे लास्ट डिमांड में हमने पढ़ा था कि प्राइस अगर एक्टिव फैक्टर होता है, अदर फैक्टर कांस्टेंट रहते हैं, तो प्राइस के बढ़ जाने से डिमांड क्या होती है, कम हो जाती है। यूजुअली प्राइस डिमांड फंक्शंस हैज़ इनवर्स फंक्शनल रिलेशन बिटवीन द प्राइस एंड द डिमांड। कहते हैं जो इसमें इनवर्स रिलेशन पाया जाता है प्राइस के बीच में और डिमांड के बीच में, जो लास्ट डिमांड है वो इसी चीज़ को बताती है कि प्राइस के बढ़ जाने से डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और प्राइस के कम हो जाने से डिमांड क्या होती है, बढ़ जाती है। लेकिन जब अदर फैक्टर्स जैसे इनकम है कंज्यूमर की, टेस्ट प्रेफरेंस है कंज्यूमर का, वो सारे क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे अदर फैक्टर, तब ये पॉसिबल है। नेक्स्ट आते हैं इनकम डिमांड। इनकम डिमांड में क्या होता है, रेफर टू द वेरियस क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी डिमांडेड बाय द कंज्यूमर एट अल्टरनेटिव लेवल ऑफ हिज चेंजिंग मनी इनकम। यानी कि यहाँ पे हम देखते हैं कि कंज्यूमर का कितना डिमांड किया जा रहा है, उसके डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम के ऊपर कितनी वो डिमांड कर पा रहे हैं। इन इनकम डिमांड द डिमांड फंक्शन इज बेस्ड ऑन द इनकम रिलेटिवली इनकम वेरिएबल के ऊपर देखा जाता है, यानी कि जो डिमांड आएगी उसका फंक्शन किसके साथ देखेंगे, इनकम के साथ। द इनकम डिमांड फंक्शन इज यूजुअली डायरेक्ट फंक्शन। जो इनकम डिमांड बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट फंक्शन बोलते हैं। इट इंडिकेट दैट डिमांड एक्सटेंड विद द राइज इन इनकम एंड वाइस वर्सा। कहते हैं कि अगर एक कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाती है तो वो डिमांड क्या करता है, प्रोडक्ट की ज़्यादा करता है। अगर एक कंज्यूमर की इनकम कम हो जाएगी तो प्रोडक्ट की डिमांड क्या करेगा, कम करेगा। क्रॉस डिमांड में क्या होता है कि जब हम एक प्रोडक्ट की डिमांड की कंपेरिजन दूसरे प्रोडक्ट की यानी कि एक का प्राइस और दूसरे की डिमांड देखेंगे, उसको क्या बोलते हैं, हम क्रॉस बोलते हैं। रेफर टू द वेरियस क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी से कॉफ़ी परचेज बाय द कंज्यूमर इन रिलेशन टू चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज़ को हम सब्सिट्यूट गुड्स के केस में देखते हैं। सब्सिट्यूट गुड्स को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हम क्रॉस डिमांड का कंसेप्ट जो लेके चलते हैं। जैसे यहाँ पे कॉफ़ी और टी है, कॉफ़ी और टी के एक दूसरे के सब्सिट्यूट होते हैं, तो यहाँ पे एक के प्राइस बढ़ने से दूसरे के प्रोडक्ट की डिमांड क्या होती है, बढ़ जाते हैं, तो उसके क्या बोलते हैं, हम क्रॉस डिमांड बोलते हैं। विच में आइदर भी ये सब्सिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट द क्रॉस डिमांड फंक्शन मे बी स्टेटेड एज अ फॉलो, यानी कि डिमांड ए प्रोडक्ट की और प्राइस किसका लेंगे, बी प्रोडक्ट का। यानी कि एक की डिमांड के ऊपर फर्क पड़ेगा किसके कारण, दूसरे प्रोडक्ट के प्राइस के कारण। यानी कि अगर कॉफ़ी का प्राइस बढ़ गया है तो
टी की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, उसको बोलते हैं क्रॉस डिमांड। नेक्स्ट आता है हमारे पास इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। कहते हैं कि इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पैरा 3.4 इन द चैप्टर में, यानी कि ये पहले से मैंने पढ़ लिया था, हमने देखा था यहाँ पे इंडिविजुअल डिमांड क्या होती है, मार्केट डिमांड क्या होती है, ये हम स्टडी कर चुके हैं। यानी इंडिविजुअल में हम सिंगल डिमांड को ले जाते हैं, मार्केट डिमांड में पूरी मार्केट की डिमांड को जब कंसीडर करते हैं उसको क्या बोलते हैं, मार्केट डिमांड बोलते हैं। इस तरीके से बच्चों आज मैंने आपको टाइप ऑफ डिमांड का जो टॉपिक है वो पूरा कवर करा दिए हैं। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल कॉमर्स ऑप्शंसी को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें।